कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली, अपने कोलीग्स और दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा मौजू है या आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन हर सेफ्टी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल से पूछा जाता है कि हम सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में हम कैसे आए। तो आज इस पॉपुलर क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी प्रोफेशनल्स की जॉब कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल्स की सैलरी एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है, और सेफ्टी ऑफिसर के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी भी शॉर्ट ब्रीफिंग आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये चैनल सिर्फ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस के लिए है। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो डिफरेंट टॉपिक्स पे होती हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिलेटेड वो आपको मिल सकें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब ऑन टाइम दूं। मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस आपको जवाब दूं, या अगर आपके क्वेश्चन के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़े और मैं वो करके भी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली हम अपनी स्क्रीन की तरफ। एजुकेशन, सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एजुकेशन क्या चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो कोई भी जो बंदा जिसने FA, FSC, BA, BSc किया हुआ है वो सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, और वो टेक्निकल एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है निबोश IGC। इसका मतलब है कि निबोश का जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है उसके पास होना चाहिए। अगर बंदे के पास FA, FSC, BA, BSc एजुकेशन है और निबोश IGC नहीं है तो ऐसे बंदा सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकता। आप लोगों को डिफरेंट जो एजुकेशंस बने हुए हैं या डिफरेंट सेंटर्स जो बने हुए हैं या टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं वो सम टाइम मिसगाइड करते हैं कि आप आयुष ले लें या दूसरे जो कई कोर्सेज इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक बात मैं क्लियर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निबोश IGC के बगैर कोई कोर्स भी अगर आप करेंगे तो वो रिलायबल नहीं है। आपकी CV जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे या किसी भी कंपनी में आप भेजेंगे तो आपकी CV निबोश IGC के बगैर अप्रूवल होना मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है आपका निबोश IGC के बगैर। तो निबोश IGC बेसिक क्वालिफिकेशन है किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के जॉब स्टार्ट के लिए। तो ये जो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो कंबाइंड एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो FA, FSC, BA, BSc और निबोश IGC, तो ये आपके लिए करना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑयल एंड गैस में या इस तरह की कंपनीज में एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो वो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं, और जो कंस्ट्रक्शन या इस तरह की कंपनीज हैं वो 3 साल का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे ये एक्सपीरियंस जो है वो पूरा करेंगे। कि अब जब एक फ्रेशर बंदा है उसने FA, FSC करके निबोश IGC कर लिया, तो अब उसको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी जो लोकल कंपनीज हैं जो लेस एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करती हैं या फ्रेशर बेस पर कैंडिडेट्स लेती हैं, उसमें कुछ अरसे के लिए वो बंदा काम करे और उसके बाद वो CV किसी भी रिकग्नाइज जो कंपनी है उसके लिए वो अपनी CV सबमिट करे।
जॉब सर्च सेक्टर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तकरीबन जितने भी वर्क सेक्टर या जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे हर जगह पे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो ज़्यादा जो जो सेक्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड सेक्टर्स हैं, वो ऑयल एंड गैस है, मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, कंसल्टेंट कंपनीज हैं। इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी जो है अ, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, जॉब सेक्टर्स अवेलेबल हैं। एक्सपेक्टेड सैलरीज कितनी है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, फ्रेशर के लिए, ये जो बिगनर है जिसका एक्सपीरियंस 3 या 5 साल है, उसके लिए जो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। जॉब सेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप किस जॉब सेक्टर में जाते हैं, और कंट्री पे भी डिपेंड करता है कि आप जॉब किस कंट्री में करते हैं। रफली जो बिगनर्स या फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर है उसकी सैलरी 800 से 1000 सॉरी 800 से टू 1000 जो है यूएसडी, ये जो है फ्रेशर आदमी की ये सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। या जिसका एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल के बीच में है, उसकी सैलरी जो है वो 1000 तक आप 1000 यूएसडी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो सबसे पहली है वो है मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हैजर्ड्स एंड अनसेफ सिचुएशन एट साइट। तो जब आप साइट पे हैं, जब आप जॉब आपको मिल गया, अभी आप साइट पे आ गए, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेन चीज है कि आप हैजर्डस और अनसेफ सिचुएशन जिसमें एक्ट और कंडीशंस है उनको आप असेस करेंगे, उनको आप असेस करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग करेंगे और उनको क्लोज करेंगे, या उनको जो क्लोज आउट्स हैं उनको क्लोज आउट करेंगे, ताकि जो हार्मफुल या अनसेफ सिचुएशंस हैं वो साइड पे ना हो। ऐसे जॉब को आप जो है हैजर्डस सिचुएशंस को आप स्टॉप करेंगे, और ये अलाउ नहीं करेंगे कि इस एरिया में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपके एरिया में इस तरह की कोई सिचुएशन हो। डेवलपिंग मेयर अश्योर पर्सनल सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो इंसान की सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफिसर का जो मेन रोल है वो पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा आपकी जॉब में मैटर करती है, कि लोगों को सेफ्टी या लोगों को जो है हादसात से बचाना, ये हमारी एक तरह की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जॉब है। और आप अपने साइड पे जो आपका एरिया वर्क है उसमें सेफ्टी ऑफिसर अश्योर करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो जिनसे कोई इंसानी जान को या किसी इंसान को हार्म हो। Correcting unsafe acts and conditions through the regular line of authority, कि अगर इसका मतलब ये है कि जो आपकी जॉब है, जब आपने किसी भी हैजर्डस सिचुएशन को, किसी भी अनसेफ एक्ट या कंडीशन को ऑब्जर्व किया, तो करेक्टिंग करना थ्रू द रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी। पहले आप खुद एक अथॉरिटी हैं साइड पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप उसको रेक्टिफाई करें। जो भी कंसर्न वहाँ पे आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट जो भी उस एरिया में है, उस थ्रू उसके आप उसको अनसेफ एक्ट या कंडीशंस को कंट्रोल करें या बताएं कि इसका सोल्यूशन ये है। उसके बाद जो आपकी चेन ऑफ कमांड है, जो भी आपका सेफ्टी सुपरवाइजर है, जो आपका सेफ्टी मैनेजर है, सेफ्टी सुपरिटेंडेंट है, ये आपकी जो लाइन चेन ऑफ कमांड है उसके थ्रू आप जाएं और जो अनसेफ एक्ट और कंडीशन है उसको कंट्रोल करें, करेक्ट करें। मेन चीज है कि अगर ऐसा कोई होता है तो सबसे पहला जो सेफ्टी ऑफिसर का रोल है, अगर आप अनसेफ एक्ट या कंडीशन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद आप जो है देन यू गो टू द चेन ऑफ द कमांड, आपकी जो चेन ऑफ कमांड है। लेकिन सबसे पहले अनसेफ एक्ट और कंडीशन को इमीडिएट बेस पे आप स्टॉप करेंगे। आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड, जो आपके एरिया में हैजर्ड्स हैं, पोटेंशियल हैजर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोटेंशियल हैजर्ड आइडेंटिफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे
पहले तो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बताएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल हैजर्ड है, रिस्क असेसमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चेकलिस्ट यूज की जाती हैं आपके वर्क स्कोप के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन जो है हैजर्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्क असेसमेंट आप उसको पढ़ेंगे, जो आपके एरिया की रिस्क असेसमेंट है उसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में बताया जाता है और वो ही आप जाके उसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी कल्चर, तो सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना जो भी ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि इसको आपने सेफ्टी कल्चर को कैसे प्रमोट करना है। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ तरीके जो होते हैं आपका HSE प्रोसीजर्स, HSE मैनुअल, डिफरेंट मेथड स्टेटमेंट्स जो आपके जॉब के हिसाब से होती हैं, रिस्क असेसमेंट्स, उनमें ये सारी गाइडलाइन मौजूद होती हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अवेयरनेस के थ्रू, TBT टूलबॉक्स टॉक के थ्रू, या जो टास्क इंस्ट्रक्शंस हैं या दूसरे बहुत से तरीके होते हैं जो आपके सेफ्टी प्रोसीजर्स में मेंशन होते हैं, और आपका जो चेन ऑफ कमांड है जैसे जैसे वो आपको गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप सपोर्ट करते हैं प्रमोशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी कल्चर। कंपाइल सेफ्टी प्रोग्राम्स, बहुत से सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कंपाइल करना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है। प्रैक्टिस सेफ वर्किंग टेक्निक्स, ये सेफ वर्किंग टेक्निक्स आपको कैसे पता चलेंगी एज ए सेफ्टी ऑफिसर, इसके भी कई तरीकेकार हैं, जिनमें से एक तरीकेकार है कि जो भी काम होता है उसके लिए उसकी मेथड स्टेटमेंट बनाई जाती है। मेथड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कि इस जॉब का एक्चुअल मेथड क्या है, उससे भी आपको सेफ वर्किंग प्रैक्टिस टेक्निक्स का पता चलेगा। उसके बाद रिस्क असेसमेंट अपनी देखेंगे, जॉब सेफ्टी एनालिसिस देखेंगे, तो ये जो टूल्स हैं ये आपको बताएंगे कि ये जो जॉब हो रहा है उसकी सेफ वर्किंग टेक्निक्स क्या है। इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये आप कैसे करेंगे? एक तो आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो हमारी जॉब है उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है कि आपकी जो अपनी कंपनी के प्रोसीजर्स हैं, अपनी कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्लाइंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको मेंटेन करना और इम्प्लीमेंट करना भी एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इसमें आपने ये तब आप कर पाएंगे, या इसमें आपने ये तब देख पाएंगे कुछ जब आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि स्टैंडर्ड्स हैं कौन कौन से और हमारे जॉब पे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। Establish a cordial and professional relationship with the employees, के आप जो एज प्रोफेशनल रिलेशनशिप एम्प्लॉइज के साथ कैसे बनाएंगे, ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। एस्टेब्लिश करना एक कॉर्डियल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाकी एम्प्लॉइज के साथ, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि एम्प्लॉय आपके साथ आपके ऊपर ट्रस्ट करें कि जो अभी हमारा मसला होगा अगर हम इस सेफ्टी ऑफिसर के पास लेके जाएंगे तो ये सेफ्टी ऑफिसर हमारी बात को सुनेगा और हमारी हेल्प करेगा। और अगर कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे समटाइम्स एम्प्लॉय जो है, जूनियर एम्प्लॉयज, वो अपना आप को हिडन रख के आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि यार हम यहाँ प्रॉब्लम में है, हमें हेल्प चाहिए, तो आपका इतना रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ कि आपके ऊपर एम्प्लॉयज ट्रस्ट करें। मेंटेन कंप्लायंस विद ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी रेगुलेशंस जो आपके जॉब के हिसाब से जरूरी हैं या आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, वो आपको पता होनी चाहिए और उनका कंप्लायंस करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। कंडक्ट रेगुलर स्टाफ मीटिंग टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स, स्टाफ मीटिंग्स करना ये भी सेफ्टी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स
को बताना मीटिंग में या उसको एक्सप्लेन करना अपने वर्क स्कोप के हिसाब से, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स आपको आती हैं, एक तो आपके एक्सपीरियंस से, दूसरा अगर आपकी जो रिसर्च है, या जब हम बहुत सा टाइम यूट्यूब पे लगाते हैं, दूसरी जगह पे वीडियोस देखते हैं, उससे बहुत अच्छा है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स की वीडियोस देखें, अपने डिपार्टमेंट जो आपका जो प्रोफेशन है, हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ, हम उसको स्टडी करें। ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, और ये आप तभी इस पे ग्रिप कर सकेंगे जब ये आप उसको पढ़ेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ हर बार ये डिस्कस करेंगे, तो ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तभी आप जो है जो अच्छी टेक्निक्स हैं उनका आपको पता चलेगा और वो आप डिस्कस कर पाएंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी को जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज जो है, आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टैंडर्ड है वो आप एज ऑफिसर्स कैसे करते हैं, जो आपके जो कंपनी की तरफ से जो आपको दिए जाते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, उनको आप पढ़ते हैं और उनको कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ, तब जाके आप जो अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। Identify hazardous waste and disposing of it correct locations. तो करेक्ट लोकेशंस हैजर्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी किस्म की वेस्ट है, आपके स्कोप ऑफ वर्क में कितनी किस्म की वेस्ट जनरेट होती है, और फिर आपके पास जो करेक्ट जगह बनी हुई है, जो वेस्ट बिन या स्किप्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से स्किप्स हैं, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, उनकी एलोकेशन क्या है, उस हिसाब से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि हैजर्डस वेस्ट को कैसे रिमूव करना है और कैसे उसको करेक्टली डिस्पोज करना है। हाँ, प्रमोट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, हम जितने भी अच्छा सेफ्टी ऑफिसर है वो इतने ज्यादा जो है इनिशिएटिव्स लेता है। सेफ्टी इनिशिएटिव लेने के लिए भी आपका जो मेन है, तभी आप ले पाएंगे जब आपको पता होगा, आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे। एक तो होता है कि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें आप बिजी होते हैं, जो आपका काम होता है सिर्फ आप उसको देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से आप काम करवा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स जो काम को सेव करें, लोगों को, एसेट्स को, एनवायरनमेंट को सेव करें, ऐसे इनिशिएटिव्स एज सेफ्टी ऑफिसर आपको लेने चाहिए, या आपको जिम्मेदारी है आपका लेना। और ये तभी हो सकता है जब आपका अपने एज ए सेफ्टी ऑफिसर्स आप पढ़ें, आप रिसर्च करें, नए नए इनिशिएटिव को एक्सप्लोर करें और वो अपने जॉब पे आप इम्प्लीमेंट करें। Comply and maintain relevant registers and documentation, documents, staff information, minutes of meeting, etc. तो ये भी अब जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको जो रेलेवेंट रजिस्टर हैं, जैसे एक्शन ट्रैकिंग रजिस्टर, hazardous waste रजिस्टर, permit to work रजिस्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो आपकी कंपनी के हिसाब से जरूरी होती है। तो ये सारी जो है चीजें, ये जो आज शॉर्ट मैंने आपसे चीजें डिस्कस की हैं, होपफुली आप इनको समझेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप सेफ्टी फील्ड में आना चाहें, या आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो ये सारी चीजें भी आपके लिए, ये सारी बातें हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका सुनने का मुझे शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।